गया तो फिर चला ही गया। वो चला गया तो वो वाकई सारी हवेली से रोशनियां सिमटने लगीं। चिरागों में रोशनी ना रही और कलम की रोशनाई होते हुए भी सफ़ेद करतास खुश्क रहने लगे। हाँ, वो ऐसा ही था। मौजूद था तो इसकी मौजूदगी महसूस होती थी, और जब चला गया तो इसकी गैर मौजूदगी भी बहुत सौ पर असरअंदाज हो रही थी। इन बहुत सौ में बीजान, ज़मान और अमल पेश पेश थे। ज़मान बहुत खामोश रहने लगे थे। बीजान इसे याद करके ठंडी आहें भरा करती थी, और अमल, वो अब अक्सर दालान के पीछे हिस्से में खामोशी से एक तरफ बैठी होती थी। कभी इसके कमरे में मौजूद चीज़ों को देखकर आजर्दा हो जाती। हर शय पर इसका नक्श सब था। हर जाविया गवाही देता था कि वो था, रहा करता था और अब जा चुका था। कभी कभी तो उदासी इतनी बढ़ जाती थी कि इसे खुद से वहशत होने लगती थी, मगर फिर वक्त के साथ साथ इसने खुद को संभाल लिया। वली की तो 4 साल तक वापसी ही ना हुई। ज़मान ने इसके सुकून की खातिर इसे शहर ही में एक फ्लैट ले दिया था, जिसमें वो मुसलसल 4 साल पढ़ाई के दौरान रहा, और इन 4 सालों में मजाल हो जो इसने पलटकर हवेली वालों की जानिब देखा भी हो। हर महीने ज़मान और बीजान इससे मिलने चले जाते, और बस। ना इसने कभी आने की ख्वाहिश का इजहार किया और ना ही ज़मान ने कभी इस पर जोर डाला। इसकी जहनी हालत के लिए यही बेहतर था कि वो इस हवेली से फ़िलहाल कोसों दूर ही रहता, मगर कोई कैसे जान सकता था भला कि 2 शहद रंग आँखें इसकी दीद को तरसी जा रही थी। कोई इदराक ना कर सका, और इस सारे अरसे की तकलीफ अमल ने अकेले ही झेली। इसे ये सब अकेले ही झेलना था। वो जो नहीं था तो किससे कहा जाता। वो जो ज़ुबान की जुम्बिश से कबल पलकों की जुम्बिश तक पढ़ लिया करता था, अब वो जो नहीं था तो किसी पर अल्फाज ज़ाया करने का फ़ायदा भला। इस सारे अरसे में वो अल्लाह से जुड़ गई। पहले इसने इसे अपनी तन्हाई का साथी बनाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी ज़िंदगी में शामिल होता गया। इसकी नमाज़ें पुरसकून होती गईं, और वली के हक़ में दुआओं का सिलसिला बढ़ता चला गया। वो बहुत अच्छी मुसलमान नहीं थी। ज़ुबान पर आए तंज और बहुत सी कड़वी बातों को बोलने से अक्सर वो खुद को नहीं रोक पाती थी। गुस्सा भी बहुत आता था, और लोगों को झाड़ने के फ़न में भी मोहतरमा ताक थी, मगर वो फिर भी जानती थी कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए और किसी से नहीं, किससे कितने फासले पर रहना है और किससे कितनी नरमी बरतनी है। इसे ये सब आता था। वक़्त के साथ साथ इसे अंदाज़ा हो गया कि किसी गैर से मोहब्बत करना दुरुस्त नहीं, मगर मसला तो ये था कि वो इससे मोहब्बत कर बैठी थी, और जब से इससे मोहब्बत की थी तब से वो बदतमीज़ गैर लगा ही नहीं करता था। अगर जो कभी इसे इन नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने का मौका मिला तो वो कभी इससे मोहब्बत नहीं करेगी। इसने आंसू रगड़ते भरमी से सोचा। रात के आखिरी पैर सुनसान पड़ी दुनिया में वो जाग रही थी। वली के मुसलसल याद आने पर इसे बेतरा गुस्सा आ रहा था, और इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि इसके आंसू नहीं रुक रहे थे। बेबसी से आंखें मसलते वो यकदम रो पड़ी। फिर चेहरा उठाकर आसमान को देखा। आसमान तारों से जगमगा रहा था। इसने अपने बराबर चारपाई पर सोई बीजान को देखा। वो छत पर इनके साथ सो रही थी। फिर चेहरा मोड़कर तारों भरी रात पर नजर डाली। आज उस उफक पर चांद नहीं जगमगा रहा था, मगर फिर भी तारों की मुबिम रोशनी ने आसमान चमका रखा था। वो यासियत से नम होती आंखों से आसमान को देखे गई। दूसरी जानिब वली अपने फ्लैट की रैकिंग में खड़ा इस हबस ज़दा सी रात में तारों भरे आसमान को देख रहा था। फिर गहरा सांस लेता अंदर मुड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा बीबी। रैकिंग से हटते ये आखिरी बात थी जो इसने अमल से कही, और फिर रात आंखों में काटने के लिए बिस्तर पर चला आया। आज हवेली में अजब किस्म की रौनक थी। हर सू नामहसूस सी चहल पहल हो रही थी। मुलाजमीन बीजान की हिदायतों पर दौड़े दौड़े काम कर रहे थे। जीनों से उतरती हाथों से स्याह बाल समेटती अमल ने एक तायराना निगाह सब पर डाली, और फिर बीजान की जानिब घूमी। ये इतना फैलावा किस बात का है बीजान? इनके साथ सोफे पर बैठते इसने पूछा तो वो पुरजोश सी बताने लगी कि वली आ रहा है। आज शहर से पढ़ाई ख़त्म हो गई है उसकी, और अब वो यहीं रहेगा हमारी आंखों के सामने हमारे साथ। इसके हाथ से रेशमी बाल फिसल कर कमर पर बिखरते चले गए। बेयकीनी से वो बीजान को तक रही थी। क्या? कब आ रहा है वो? किस वक्त आएगा? और ऐसे अचानक कैसे आ सकता है वो? बीजान ने खफकी से देखा था उसे,
کیا مطلب اچانک؟ پڑھائی ختم میرے بچے کی اور اب وہ یہیں رہے گا ہمارے ساتھ۔ ہائے میری تو آنکھیں ہی تھک گئی ہیں اسے ہنستا کھیلتا دیکھنے کے لیے۔ اب وہ یہاں میری نظروں کے سامنے رہے گا تو میں اس کے سارے دکھوں پر مرہم رکھ دوں گی۔ اب کچھ بھی نہیں آنے دوں گی اس تک میں۔ بہت سہ لیا میرے بچے نے۔ انگلیوں سے آنکھوں کے گوشے صاف کرتی بی جان کچن کی جانب ہو لیں تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ اسے اس حقیقت پر یقین کرنے میں وقت لگ رہا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ خدایا وہ آ رہا ہے، اب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، وہ اسے دیکھ پائے گی۔ اس نے آس پاس بکھری سی حویلی کو دیکھا۔ طلوع ہوئی صبح یکدم ہی چمکنے لگی تھی، روشن ہونے لگی تھی، اور پھر وہ آ گیا، پہلے سے زیادہ سحر انگیز ہو کر، پہلے سے زیادہ وجیح اور خوبصورت ہو کر۔ اس کی نسواری آنکھیں غیر سنجیدہ پہلے بھی نہیں رہتی تھی، مگر اب ان پر چڑھا سخت سا سنجیدہ تاثر بہت جچ رہا تھا۔ شہری لباس میں ملبوس سیاہ پینٹ اور سیاہ ہی ٹی شرٹ پر ہلکی سی چاکلیٹی جیکٹ پہنے وہ مزید دراز قد اور مضبوط لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی قد آور کھڑکی سے اسے دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جناب کیا رنگ ڈھنگ ہیں! اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کرتے ہوئے خفت سے سوچا، اور پھر جب تک وہ لوگوں سے مل ملا کر اپنے کمرے میں نہ چلا گیا تب تک وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ 4 سالوں سے اسے سوچتے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے یوں اس طرح سامنے آ جانے پر اتنا نروس ہو جائے گی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور پھر دھڑکتے دل کو قابو کرتی کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر کی جانب بڑھی۔ آج اتوار تھا اور آج کے دن سب کا ناشتے کی ٹیبل پر ہونا اس حویلی میں بہت ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اف کیسے بیکار اصول ہیں! زینے اترتے اس نے ہونٹوں کو آپس میں مس کرتے سوچا، اور پھر گہرا سانس بھرتی کچن میں داخل ہو گئی۔ وہ نکھرا سا سفید شلوار قمیض میں ملبوس دھیمی آواز میں آغا جان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ یکدم اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں سنبھل بھی گیا۔ کسی نے اس کا ٹھٹک کر سنبھلنا محسوس کیا ہو یا نہ، مگر عمل نے یہ سب بہت سرعت سے محسوس کیا تھا اور اس کی ہتھیلیاں اتنی ہی تیزی سے پسیج گئی تھی۔ نفیس سے لون کے سوٹ میں ملبوس وہ کچن میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سب سے پہلے اسی وجود پر پھسلی۔ وہ بس ایک لمحہ تھا ٹھٹک کر سنبھلنے کا، نظروں اور دھڑکنوں کے ہم آہنگ ہونے کا، اور پھر اتنی ہی تیزی سے اپنے سمٹے روحوں کی جانب سفر کرنے کا۔ وہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی اور پھر خاموشی سے بی جان کے ساتھ جا بیٹھی۔ ولی سردار بابا سے اب ڈیرے پر ہوتے معاملات کی بابت گفتگو کر رہا تھا، سنجیدگی اور دھیمی سی آواز میں پہلے سے خاصا بڑا نکھرا سا، زرق اور ذہین۔ اس نے ایک خفیف سی نگاہ اس پر اٹھائی اور اتنی ہی سرعت سے ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ گائے بگائے وہ بی جان پر نظر ڈالتا تھا مگر اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ 4 سال قبل وہ اس سے اتنا نہیں جھجکتی تھی اور نہ ہی اتنا گریز آڑے آتا تھا۔ ہاں البتہ اب جب کہ اس نے بہت سے ماہ اس سے دور رہ کر گزارے تھے تو یہ سب جذبات اس پر یکدم ہی وارد ہوئے۔ وہ ایک بااعتماد لڑکی تھی، حق بولنے والی اور غلط بات پر آگے والے کو ٹوک دینے والی۔ فطری جھجک اور فطری حیا اس میں تھی، مگر جب بھی کوئی غلط کاری اس کے سامنے آتی تو وہ خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ عموماً اس کے لبوں پر خاموشی ہی رہتی، مگر جب وہ غصے میں آ کر وہ بولنا شروع کرتی تو پھر ایک ہی سانس میں بے دریغ بولے جاتی۔ زمان اکثر کہا کرتے تھے کہ عمل ویسے کبھی بھی کسی چیز کا اظہار نہیں کر سکتی، مگر ہاں اگر اس سے غصہ دلا دیا جائے تو وہ فر بولنے لگ جائے گی۔ ابھی بھی اس نے بامشکل چند نوالے ہی زہر مار کیے اور کرسی سے اٹھ گئی۔ تینوں نے بیک وقت سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کے ایسے دیکھنے پر سٹپٹائی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ سب سے پہلے آغا جان بولے تھے۔ جی آغا جان۔ اس کے سر ہلانے پر وہ ذرا حیران ہوئے۔ اتنی جلدی؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا بی جان بول پڑی۔ یہ اس کا روز کا معمول ہے زمان، ایسے ہی ناشتہ کرتی ہے یہ۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ ناشتہ ڈھنگ سے کیا کرو، کچھ کھایا کرو ٹھیک سے، مگر نہیں، ایسے ہی 1-2 نوالے لے کر اٹھ جاتی ہے۔ ایک چڑیا بھی زیادہ کھاتی ہوگی تم سے عمل۔ آخر میں خفا سی نگاہ اس پر ڈالی تو بے ساختہ ہی اس کی نگاہ ولی پر پھسلی۔ اس کے گال میں پڑتا گڑا نمایاں تھا، مطلب اس نے اپنی امڑتی مسکراہٹ روکی تھی۔ دوسری جانب زبان نے اب کے کچھ اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ پہلے تو ٹھیک سے کھاتی تھی کھانا، اب کیا ہوا ہے؟ اف، اس کا دل کیا بس رونے لگ جائے۔ جتنا جلدی یہاں سے نکلنا تھا بات اتنی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔
میں زیادہ کھاتی ہوں بابا، ابھی بھی کھایا ہے، لیکن اب جتنی بھوک لگے گی تو اتنا ہی کھاؤں گی نا، اس سے زیادہ کیسے کھا لوں۔ وہ رو نہیں رہی تھی مگر اسے لگا کہ بس اب وہ رو دے گی۔ ولی نے نرم مگر سنجیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔ کوئی بات نہیں بی جان، ابھی بی بی کو جانے دیں، یہ بعد میں کھا لیں گی۔ دراصل کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صبح ہی صبح بھوک نہیں لگتی، وہ کچھ دیر بعد بھوک محسوس کرتے ہیں اور تب ہی ٹھیک سے کھا سکتے ہیں۔ بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ٹھیک طرح ہی کھاتی ہیں، بس ٹائمنگ کا فرق ہے۔ بہت سبھاؤ سے اس نے بی جان سے کہا مگر بی جان کو تو جیسے موقع مل گیا تھا۔ یہ تم نہیں جانتے اسے، اس نے اپنی بھوک کا ٹائم خود خراب کیا ہے، اسی لیے اب اسے بھوک نہیں لگتی۔ ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا، اسے 100 آوازیں دے کر بلانا پڑتا ہے کھانے کے لیے، خود کبھی جو یہ کچن میں جھانک جائے کھانے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ امل اس سارے عرصے میں سر زور زور سے نفی میں ہلا رہی تھی اور ملتجی نگاہوں سے آغا جان کو دیکھ رہی تھی کہ بس اب اور سوال نہیں تو ان سوالوں کے جواب میں ڈانٹ یقینی ہوگی۔ ولی نے لب سمیٹ کر مسکراہٹ دبائی، اس کے دائیں گال میں پڑتا ڈمپل ایک پل کو بھی غائب نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بیٹا غلطی ہے آپ کی، کھانا تو آپ کو وقت پر ہی کھانا چاہیے اور یہ 2-4 نوالوں سے نہیں ہوتا کچھ بھی۔ ایک دفعہ آپ کی قوت مدافعت کمزور ہو گئی نا تو پھر آپ بیمار رہنے لگو گی ہر وقت۔ ایسے نہیں کیا کرو بچے۔ آغا جان نے بہت نرمی سے اسے نصیحت کی تو اس نے سر ہلایا اور غیر محسوس طریقے سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ ولی پوری طرح سے ناشتے کی جانب متوجہ ہوا۔ خفا سی امل نے چائے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پھر چائے کپ میں انڈیلی۔ بھورا سا گرم آیا کپ میں ندی کی صورت گرنے لگا اور اب پھر سے زمان اور بی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ لو اب جب بیٹھی ہی ہو تو ڈھنگ سے ناشتہ بھی کر لو، دوں پراٹھا؟ بی جان کے پوچھنے پر پھر سے سب اسے ہی دیکھنے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ولی سے اب اس کی اور بیچارگی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ بی جان یہ پراٹھا مجھے دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں شہر میں آپ کے پراٹھوں کو کتنا مس کیا کرتا تھا۔ بچوں کی طرح کہا تو بی جان نے ایک پل کے لیے بھی سوچے بغیر مسکراتے سنہرا سا پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھ دیا اور جیسے ہی نورا کو مزید پراٹھوں کے لیے آوازیں دینے لگی تو وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جاتی ہوں بی جان، میں بنواتی ہوں ابھی، پھر کھا لوں گی، آپ لوگ کریں ناشتہ۔ اس کے بولنے پر بی جان نے سر ہلایا تو اس کی نظر بے ساختہ اپنے محسن پر پڑی مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے قدم آگے کی جانب بڑھائے لیکن دل ہمک ہمک کر اس کی نسواری آنکھوں کو دیکھنے کی چاہ کر رہا تھا مگر نہیں، وہ کیسے مڑ کر دیکھ سکتی تھی۔ مگر پھر اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پیچھے دیکھا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ یہ شخص بنا کچھ کہے سب جان جاتا تھا، اسی لیے تو لوگوں کو اپنا عادی بنا لیتا تھا۔ اس کی عجیب سی انداز میں ملاقات ہوئی، اب درست سمت میں سفر کرنے لگی تھی مگر اس سارے عرصے میں اس سے جھجک کئی گنا بڑھ گئی تھی جس سے اب عمل کو الجھن ہونے لگی تھی۔ آج السلام علیکم، شناسا سی آواز پر ولی نے فائلوں سے چہرہ اٹھایا۔ صبح کی تازہ سی روشنی کھڑکی کے راستے اس کے آفس میں گر رہی تھی۔ ٹیبل پر دھری بہت سی فائلز کھلی تھی اور کچھ کو دیکھنا ابھی باقی تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ سلام کا جواب دیتے ہی اس نے اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر پشت کرسی سے ٹکا دی۔ اس نوعمر لڑکے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ گول گلے والا سویٹر اور رف سی جینز میں ملبوس اپنے مخصوص لاؤبالی انداز سے خاصا مختلف لگ رہا تھا، ایک دم گہرا اور بہت پراسرار سا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ولی سر۔ معمول کے برخلاف بات کسی بھی لطیفے سے شروع کیے بغیر اس نے کہا تو ولی نے اب کے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کہو۔ اس کا انداز محتاط تھا۔ میں پچھلی کئی دنوں سے آپ کا ماضی چھان رہا تھا۔ جانتا ہوں۔ ولی کے سکون میں فرق نہیں آیا۔ میں آپ کو ہاشم سرکار کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا۔ کیا بتانا چاہتے ہو اور کیوں؟ دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، رائٹ؟ محسن نے کہہ کر تائیدی انداز میں ابرو اٹھایا تو ولی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جیسے جانچ رہا ہو کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اور دشمن کا دوست آپ کا دشمن؟ ولی کے جواب پر محسن کے چہرے پر ایک تلخ سا تبسم پھیل گیا، پھر وہ ذرا آگے کو ہو کر ولی کی نسواری آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں اس کا دوست ہوں؟
लगने ना लगने से क्या होता है मोहसिन, मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अक्सर मुनाफिक हुआ करते थे। इसकी बात पर मोहसिन के अब्रू ताजुब से ऊपर को उठे थे। मैं अगर आपका दोस्त नहीं होता तो कभी डबल एजेंट के तौर पर काम नहीं करता। साफ लफ्ज़ों में कहो मोहसिन। ओके। वली की तंबीह पर वो सीधा होकर बैठा। हाशिम ने मुझे हायर किया था आपकी ज़िंदगी खंगालने के लिए। जानता हूँ। आप जानते थे? मोहसिन चौंका था। इसे इस बात का अंदाज़ा था कि वली की इस खोज के बारे में वाकिफ़ ही है, मगर इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि इसे ये भी मालूम होगा कि इसे हायर करने वाला कोई और नहीं हाशिम था। कब से जानते हैं आप? वो मशकूक हो चुका था, मगर वली वैसे ही बैठा रहा। जिस रात तुमने हड्डी पहनकर मेरे ऑफिस में पहली नकब लगाई थी, इस रात से। आपको कैसे पता चला? इसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। वली मुस्कुराया। अरसे से और चल क्या रहा है मोहसिन? ये हाशिम, इससे क्या लगता है कि ये नूर आबाद में बैठकर कोई बात करेगा और वो बात मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी? आई मीन सीरियसली। इसने मुस्कुराकर सर झटका था। ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा छोटी है मोहसिन, और इस दुनिया का ये छोटा सा हिस्सा तो और भी छोटा है। यहाँ किसी का राज राज नहीं है। ज़रा निगाहों को सुकेड़ कर देखो तो फिज़ा में सब तसार अपने आप आश्कार करना शुरू कर देते हैं। ये तो फिर एक भरपूर प्लानिंग से किया गया काम था। तुम्हें क्या लगता है हर गली कूचे में मौजूद लोगों से दोस्ती मैंने क्यों कर रखी है? जाहिर है अपनी शादी पर तो बुलाना नहीं है मैंने उन्हें। मोहसिन की आंखें हैरत से फैली हुई थी और लब बेयकीनी से वाह थे। आपने कभी मुझे नहीं कहा कि आप सब जानते हैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। लापरवाही से कंधे झटक कर कहा तो मोहसिन पल में संभला। सामने बैठा ये बंदा इसके घर की काम वाली नहीं था कि जिस पर धौंस जमाकर वो इसे हैरान कर देता। वो इससे कई कदम आगे था, और हैरत तो ये थी कि इसने इन कदमों के निशान तक मिटा रखे थे। और क्या क्या जानते हैं आप? ये भी कि तुम हुसैन और हाशिम में से किसी एक की मौत देखना चाहते हो। इसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। थूक निगल कर इसने वली को देखा। वो भी इससे ही देख रहा था। आपको कैसे पता? पता है बस, लेकिन तुम बताओ कि क्यों मौत चाहते हो उनकी? इसने अब के नरमी से पूछा तो मोहसिन चंद पल सर झुकाकर खामोश बैठा रहा, जैसे जमा तफरीक कर रहा हो कि इसे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं। जब मौत के सफ़र पर निकलने का अहद साथ करते हैं तो फिर अपने साथी से कुछ नहीं छुपाते। गद्दारी के ज़मरे में आता है ये सब। इसकी बात पर मोहसिन ने गहरा सांस लिया और फिर इसे देखा। हुसैन ने मेरे घर वालों को कत्ल करवाया था, इसने कहकर चंद लम्हों का वक्फा किया। मैं 13 साल का था इस वक्त। मेरे बाबा और मेरी माँ काम किया करते थे हुसैन की हवेली में। एक कमी कमीन नौकर से ज़्यादा की हैसियत नहीं थी मेरे वालिदैन की, मगर मेरे बाबा फिर भी इसके तलवे से लगे रहे। वो हमारे छोटे से घराने को गुर्बत की सूली पर नहीं लटकाना चाहते थे। इसी दौरान मेरे बाबा के कान में इसके किसी राज की भनक पड़ गई। ना सिर्फ बाबा को पता चला बल्कि माँ भी जान गई थी कि इस बात को कि इसलिए इसने मेरे घर वालों को इसने एक पल को रुककर गुलाबी पड़ती आंखें मसली। मेरे बड़े भाई, बाबा और माँ तीनों को रात की तारीकी में ही किराए के कातलों के जरिए कत्ल करवा दिया। मुझे आज भी याद है कि मेरे बाबा, माँ और रईस भाई की दाएं जाने वाली पसलियों की जगह पर बड़े बड़े घाव थे। और जानते हैं, इसने गीली आंखें उठाई। वली तरहम से इसे देख रहा था। इन्हें 7 दफ़ा एक ही जगह छुरे मारे गए थे। इसकी आखिरी बात पर वो चौंका। 7 दफ़ा छुरा? इसके कानों में एकदम से करम की आवाज़ गूंजी थी। मेरी आपा को 7 दफ़ा छुरा मारा गया था? तुम श्योर हो कि 7 दफ़ा ही मारा था छुरा? बिल्कुल। इसके इस तफसार पर मोहसिन ने सर हिलाया था। वली ने मुट्ठी बंद करके लबों पर जमाई। फिजा में तैरते साकित नुक्ते अब के जुड़ने लगे थे। फिर तुम कैसे बच गए? अब कि वो संजीदगी से आगे होकर बैठा तो मोहसिन ने गहरा सांस लिया। मैं ज़्यादातर अपने मामू के घर रहा करता था। इनका घर शहर में था, इस गांव से खासा दूर। अगर मैं भी इस रात अपने घर में होता तो मुझे भी कत्ल कर दिया जाता, मगर मैं बच गया। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। हर इख्तिताम पर एक ना एक सर्वाइवर रह ही जाता है जो इस चक्कर को फिर से शुरू करता है। और
वो एक पल को ठहरा, इस जुर्म का सर्वाइवर मैं हूँ। आखिर में इसकी आवाज़ बहुत सर्द हो गई थी, यकदम सपाट और गुर्राती हुई। यहाँ बहुत से सर्वाइवर हैं मोहसिन, हौसला रखो। इनके शुरू किए गए इंतकाम के चक्कर अब उल्टी तरफ चलेंगे। खैर तुम बताओ, क्या बताना चाहते थे मुझे हाशिम के हवाले से? इसकी बात पर मोहसिन पहले तो इसका चेहरा देखता रहा और फिर जब वो बोला तो वली के जिस्म का हर अज़ू सुन पड़ता गया। इसे लगा किसी ने इसके पूरे वजूद को ठंडे यख समुंदर में डाल दिया हो। शादी की तारीख करीब आती जा रही थी। एक हफ्ता यूं ही पर लगाकर गुजर गया और फिर रस्म हिना से एक रोज़ कबल की रस्म का वक़्त आ गया। आज हवेली में फिर से खूब चहल पहल थी। मुलाजमीन की फुर्तियाँ और बीजान की हिदायतों को दिलचस्पी से देखती अमल ने आखिर में पुरजोश होकर बीजान को पुकारा था। बीजान, कितने बजे तक जाना है आज? बस अभी मगरिब के बाद निकलना है हमने। ये वली किधर है सुबह से? देखो तो सही ज़रा इसे, ज़रा जो ख्याल हो इसे घर आने का। और जो टोकरे मैंने मिठाइयों के मंगवाए थे वो अब तक आए? तहाइफ को एक जानिब सलीके से रखती मसरूफ़ सी बीजान ने चेहरा उठाकर अमल को देखा तो वो सीधी हुई। मैंने फरीद से कहा तो था लेकिन पता नहीं। बीजान की बेयकीन सी आवाज़ पर वो एकदम से सोफे से उतरी और किचन की जानिब भागी। किचन में ढेरों ढेर मिठाइयाँ, हार, फूल और न जाने क्या क्या अला रखा था, मगर वहाँ मिठाई के टोकरे हरगिज़ भी नहीं थे। इसने परेशानी से आगे आकर देखा मगर टोकरे होते तो नज़र आते ना। असर ढलने वाली थी और मगरिब का वक़्त करीब था। ऐसे में शहर से मिठाई के टोकरे लाने में बहुत वक़्त लग जाना था और बीजान ने यह काम इसे सौंपा था। खुदाया, इसने घबराकर अपने पीछे राहदारी में झांक कर देखा। बीजान मसरूफ़ सी लाउंज में बैठी तहाइफ रखवा रही थी। उंगलियां बरोड़ कर इसने रुख दोबारा से अंदर की जानिब मोड़ा और फिर एक फैसला करती बाहर आई। क्या हुआ, मिठाई ले आया फरीद? इनके पूछने पर इसने मज़े से सस्वाद में सर हिलाया और बाहर की जानिब भागी। बीजान अब कतरे इत्मीनान से बाकी काम निपटा रही थी। इसने यहाँ वहाँ फरीद को तलाशा कि इसे जल्दी से शहर भेजे, मगर फरीद तो गधे के सर से सींग की तरह गायब था। इसी पल हवेली के गेट से वली की कार अंदर दाखिल हुई। एक पल को इसने चमकती हेडलाइट्स को देखा और फिर दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करती इसकी कार की जानिब भागी। वो जो दरवाज़ा खोलकर अपने ख्यालात में उलझा हुआ था, इसे इस तरह आते देखकर कदरे चौंका। वली, इसने सांस लिया। भागने की वजह से इसका सांस फूल गया था। वली ने एक नज़र हवेली के दाखिली दरवाजे पर डाली और फिर इसे देखा। अंदर चलकर बात करते हैं बीबी। इसका अंदाज मोहतात था, मगर अमल ने जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाया। हम अभी अंदर नहीं जा सकते। बीजान ने मुझे एक काम कहा था और मैंने वो काम फरीद से करने को कहा भी, मगर वो कहीं और मसरूफ़ हो गया और वो काम रह गया। वली, बीजान को पता चल गया ना तो वो वक़्त से पहले मेरी शामत ले आएंगी। इसने रुहासी होकर कहा तो इसकी पेशानी पर बल पड़े। कैसा काम? और फरीद को बोलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे क्यों नहीं कहा आपने? बोले, कौन तंग कर रहा है आपको? इसके बरहम से इस्तफसार पर अमल जो कुछ कहने लगी थी यकदम रुक गई। तंग? कोई क्यों तंग करेगा मुझे? इसने हैरान होकर इससे पूछा तो वली जो गुस्से में अभी और भी कुछ कहने लगा था एकदम रुका। कोई तंग नहीं कर रहा आपको? फिर क्या किसी ने ब्लैकमेल किया है? ओफो, अमल ने जल्दी से इसे रोका। वली, मुझे कोई तंग नहीं कर रहा और ना ही किसी ने ब्लैकमेल किया है। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे शहर से 1-2 टोकरे मिठाई के ला दें, बहुत अच्छी सी पैकिंग में। मिठाई? वो एक पल को ठहरा। जी हाँ, आप तो पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं। भला मैं कौन सा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हूँ जो कोई मुझे ब्लैकमेल करेगा? खुदा के लिए जल्दी जाकर ले आए मिठाई, नहीं तो बीजान से पड़ने वाली डांट के जिम्मेदार आप होंगे। अपना किया सब इसने वली पर डाला तो इसने इसे हैरत से देखा। मैंने क्या किया है? क्या मतलब क्या किया है? मैं कह दूंगी बीजान को कि मैंने तो वली से कहा था मिठाई के टोकरे लाने को, मगर वो तो गए ही नहीं। फिर बीजान आपसे पूछेंगी कि जनाब क्या मसला था, गए क्यों नहीं, और इस तरह मेरे हिस्से की डांट आप खाएंगे। अब कि वो सुकून से खड़ी इसे गोया खबरनामा सुना रही थी, वली ने इसकी चालाकी पर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। गलत कहते हैं लोग आपको मासूम। कोई अगर आपकी ये राह वाली चालबाजियाँ देख लेना तो इसने आपको मासूम कहने से वहीं तौबा कर लेनी है। वो अब दोबारा से मलाल के साथ कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रहा था
वो इसकी बात पर बेसाख्ता हंस दी। जब वो गाड़ी निकाल कर ले गया तो उसने मुस्कुराकर सर झटका और अंदर की जाने बढ़ी। बहुत से लोगों को बड़ी गलतफहमियां थी इसके बारे में। हाँ जी, आप लोगों को भी हैं। अमल मासूम ज़रूर थी मगर वो बेवकूफ़ हरगिज़ भी नहीं थी। इसे भी लोगों को बातों से घेरना आता था। इन्हीं के अल्फाज इन्हीं के मुंह पर लुटाकर इनका जायका चखाना भी आता था इसे। मगर वो इस सब का इजहार खुल्लम खुला नहीं करती थी। कोई इसका रेड जोन क्रॉस करता तो इसे इन्हीं हाथ से पकड़कर दायरे से बाहर निकालना आता था। वो अमल जमान थी, एक इंतहाई बारीक बीन और ज़िरक सी लड़की। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि जिस जंगल में वली ने सरवाइव किया था, अमल भी इसी गहवारे में बड़ी हुई थी। वो भी हवेली की सियासतों को बचपन से झेलती आई थी। इससे भी हवेली वालों के अंदाज़ो अतवार आते थे, इसे भी सब आता था, मगर क्या किया जाता। आगे बढ़ती अमल ने एक बार फिर मुस्कुराकर सर झटका था। जब लोग ही इसे छोटी सी लड़की समझकर आगे बढ़ जाते थे, वो भी इनकी गलतफहमियों को दूर नहीं किया करती थी। भला अगर कोई इससे मुतासर हो रहा था तो इसमें इसका क्या जाता था। आखिर में मासूमियत से शाने उचकाए। मगरिब की नमाज पढ़ी गई और फिर सब तैयारियों में मशगूल हो गए। बीजान तेज़ी से हिदायत देती मुलाजमीन को दौड़ा रही थी। ज़बान भी एक जानिब को खड़े अपनी कलफ लगी सफ़ेद बेदाग कमीज़ की आस्तीन के कफ बंद कर रहे थे। फिर रुक कर ज़मानी को देखा जो गहरे जामनी से शनील के जोड़े में मलबूस, कानों में चमकते हीरों के टॉप्स पहने बहुत बावकार और खूबसूरत लग रही थी। इसी पल अमल जीनों से उतरी। इसने आज सुनहरी सिल्क की फ्राक पहन रखी थी। वो लॉन्ग फ्राक थी जिस पर जगह जगह सितारों का बारीक काम किया हुआ था। फ्राक का दामन सादा था, अलबत्ता सिल्क के लचकदार होने के बायस इसका फ्राक यहाँ वहाँ झूल रहा था। नीचे सिल्क ही का चूड़ीदार पजामा था और दुपट्टा भी फ्राक के कपड़े जैसा ही था, सिल्क का लचकदार। इसके किनारों पर बारीक सा सितारों का काम था और दरमियाना हिस्सा बिल्कुल सादा। इस तकरीब के लिहाज से इसका जोड़ा बेहतरीन था। फिर इसने खुले बालों को समेटकर एक जानिब कंधे पर डाला और तेजी से नीचे उतर आई। एक हाथ में सुनहरी सी बाली भी थी। बीजान के सामने आकर रुकी तो इन्होंने बेख्तियार इस पर माशाल्लाह पढ़ा। ज़मान ने भी इस पर एक नज़र डालकर इसे नजर बस से हिफाजत की दुआ से नवाजा था। ये कान में नहीं जा रही बीजान, बेचारगी से कहकर इसने बाली इनके आगे की तो बीजान ने मुस्कुराकर इससे बाली ली और फिर इसके सुर्ख हुए कान में पहनाने लगी। हर दफ़ा इसके साथ यही होता था। जब भी किसी की शादी पर कान में कुछ डालने लगती तो एक कान बासानी से कबूल कर लेता और दूसरा कान हमेशा इसी तरह सुर्ख हो जाता। जब तक बीजान इसके कान में झुमका ना डालती तब तक वो जाता ही नहीं था। इन्होंने नरमी से इसके कान की लो पकड़ी और फिर बाली अंदर डाल दी। 1 सेकंड भी नहीं लगा था। इसने सुकून का सांस लेकर अपने दुखते कान की लो को हल्का सा दबाया। तुमने मिठाई मंगवा ली थी ना, कहाँ रखी है, निकाल कर दो, मुझे वो गाड़ी में रखवानी है। इनके कहने पर इसने मुस्कुराहट दबाई और फिर किचन की समेत देखा। किचन में ही रखी है बीजान। मासूमियत से घनी पलकों को झपकाकर कहा तो बीजान ने इसे मशकूक सा देखा। लेकिन जब मैंने देखा तब तो किचन में मिठाई का टोकरा वली रख रहा था। वो एकदम गड़बड़ाई थी मगर फिर फौरन संभली। पूछा आपने इनसे कि वो क्या कर रहे थे इस मिठाई का? हाँ मैंने पूछा तो इसने कहा कि थोड़ी मिठाई कम हो गई थी और फरीद को ज़रा काम था तो अमल बीबी ने मुझे भेज दिया। बीजान ने आम से अंदाज में कहकर रुख दरवाजे की समत फेरा। हसन ताया और इनका सारा घराना इसी पल दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो वो इन सब की तरफ मुतवज्जा हो गई। चूँकि हुसैन अहमद की हवेली इन दोनों हवेलियों से फासले पर थी और जाना दोनों घरों को इधर ही था तो तय ये पाया कि सब साथ ही जाएंगे। इसने वली के दिए गए जवाब पर मुस्कुराहट दबाई और फिर आगे बढ़कर नाजिया और अर्जुमन ताई से गले मिली। इस वाक़ये को हफ्ता होने वाला था, इसलिए ताई की सर्द बोरी अगर चैत थी मगर कम थी। घर में एकदम से अफरा तफरी सी मच गई। बहुत से मेहमान भी थे जो इसी वक्त घर में दाखिल हुए थे। इसने जल्दी से रुख जीनों की जाने फेरा और फिर फ्राक को दोनों हाथों से उठाए नंगे पैर यख जीनों पर रखती ऊपर भागती गई। इसके खुले स्याह बाल कमर पर झूल रहे थे और दुपट्टा एक जानिब से नीचे को लटकता जीनों छूता इसके साथ साथ ऊपर जा रहा था। नीचे खड़े नफीस ने मुस्कुराकर अमल को ऊपर जाते देखा और फिर एक कमीनी सी मुस्कुराहट लिए इसके पीछे जीने चढ़ता ऊपर जा पहुंचा।
वली जो इसी पल छत की सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था, नफीस के कदम अमल के कमरे की जानिब बढ़ते देखकर ठटक गया। नफीस ने इसे नहीं देखा था क्योंकि इसका रुख मुखालिफ सिमत था, मगर वली ने इसे बखूबी देख लिया था और अब इसके चेहरे के तासुरात यकदम ही उबल गए थे। इसने कमरे में आकर जल्दी से बालों में बुरश फेरा और जैसे ही बाल कमर पर डाले इसके हाथ से बुरश छूटकर गिरते गिरते बचा। नफीस दरवाज़ा नॉक किए बगैर इसके कमरे में दाखिल हुआ और फिर बड़ी सहूलत के साथ इसने दरवाज़ा मोड़कर बंद भी कर दिया। वो जो इसे सिंगार आईने में साकित सी देख रही थी, यकदम पलटी। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस नफीस का कद अमल से ज़रा ऊंचा था, नकूश बिल्कुल नाजिया जैसे थे, वाजबी से काबिल कबूल। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इसने गुस्से से कहकर अपना दुपट्टा शानों पर दुरुस्त किया। वो खासी गैर आरामदा हो गई थी। नीचे का शोर ऊपर इसके कमरे के बंद दरवाजे के पार भी सुनाई दे रहा था। इसकी तो आवाज़ भी कोई नहीं सुनेगा अगर जो नफीस ने कोई गलत हरकत की तो। वो धड़कते दिल के साथ 2 कदम पीछे हटी थी, मगर नफीस इंतहाई लुत्फअंदोज होता आगे बढ़ा, फिर 1 कदम पर रुक गया। आज बहुत हसीन लग रही हो, कुछ ख्याल किया करो, रहम करो मुझ पर। इतना होशरुबा सा हुस्न लेकर सामने आओगी तो किस कमबख्त से सब्र होगा, बताओ। इसने बेसाख्ता इसके स्याह बाल चेहरे से हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो करंट खाकर पीछे हटी। फिर इसकी जुर्रत पर इसे बल खाकर देखा। आइंदा इस तरह की घटिया हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत आगा जान से कर दूंगी, समझे? अभी के अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। आई सेड गेट लॉस्ट, धाड़ से कहा, मगर नफीस ने तो सुना ही नहीं था। हंसता हुआ 2 कदम मजीद करीब आया तो वो ख़राब होते दिल के साथ पीछे हटी। मारो, चलो इसी बहाने तुम मुझे छुओगी तो सही। इसने बेयकीनी से इसकी खबासत से लबरेज निगाहों को देखा तो इसका जिस्म लरस कर रह गया। मैंने कहा कि अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो। इसने लरसती आवाज़ में बामुश्किल कहा था। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज ना आओ भले इन हाथों में, मगर कल जब मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आओगी तब मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसने एक इंकिशाफ था जो अमल पर किया था। एक पल को इसने ठहर कर इसको देखा और फिर वो राई, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारी दुल्हन कभी भी नहीं बनूंगी, समझे? अब दूर हटो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नफीस अभी इसे कुछ और भी कहने लगा था कि किसी ने इसे गिरबान से पकड़कर पीछे को घसीटा। वली की खौफनाक हद तक स्पाट नस्वारी आंखें देखकर अमल का दिल रुका था। इसे बगैर देखे पता था कि इसका रंग फक हो गया है। नफीस ने पीछे वाले की जुर्रत पर बेयकीनी से देखा और एक पल को वली का चेहरा देखकर इसका अपना रंग भी नुचड़ कर रह गया था। वली ने जमे दांतों को मजीद पीसा और इसे पूरी कुव्वत से पीछे घसीट कर दीवार की जानिब धक्का दिया। स्याह कमीज की आस्तीनें इसने हमेशा की तरह कोनियों तक मोड़े रखी थी और इनसे कसरती बाजू निकल रहे थे, जिस पर नसों का जाल मुट्ठी बंद होने की वजह से नुमाया था। फिर नफीस को कोई भी मौका दिए बगैर वो आगे बढ़ा और पेशावरी चप्पल जोर से इसके घुटने पर मारी। नाजुक जगह पर लगने की वजह से नफीस बेसाख्ता झुका तो इसने इसका गिरबान सख्ती से पकड़कर इसे सीधा खड़ा किया। जब कोई लड़की कहे कि इससे दूर हो जाओ तो अखलाक का दायराकार यही कहता है कि इससे दूर हो जाना चाहिए, मगर फिर अगर ऐसे लोग ना माने तो गैरत का दायराकार कहता है कि मार मार कर इनकी शक्ल बिगाड़ देनी चाहिए। इसने दोबारा से जख्मी हुए घुटने पर अब के पूरी कुव्वत से पेशावरी चप्पल की नोक मारी तो वह बिलबिला कर नीचे झुका। इसे लगा इसके घुटने से खून आ गया है। अमल अब तक सांसें रोके इसे देख रही थी। दिल था कि धड़कना भूल गया था और वो मोम का मुजस्मा बनी इसके तैश की हिद्दत से पिघलने लगी थी। नफीस जरा संभल कर सीधा हुआ तो वली ने फिर से इसी घुटने पर एक और लात मारी। अब के वो पूरा बैठ गया था। इसके घुटने से खून निकलकर इसके सफ़ेद से लिबास को दागदार कर गया था। आइंदा अगर मैंने तुम्हें बीबी के आसपास भी देखा तो तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। ऐसी जगह मारकर लाश फेंक दूंगा तुम्हारी के सारी उम्र तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते रहेंगे, मगर इन्हें लाश तो क्या तुम्हारी एक हड्डी भी नहीं मिलेगी। वो बहुत सर्द लहजे में बोलता अमल की रगों में बहते लहू तक को सर्द कर गया था। इसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, मगर इसके लहजे की फुनकार से सारा कमरा सुनसान हो गया था।
नफीस बमुश्किल खड़ा हुआ था। इसने रुख अमल की जानिब फेरा और फिर पूरी कुव्वत से घूमकर इसे सख्त सा मुक्का जबड़े पर मारा तो नफीस के सर पर सारी हवेली पल भर को घूम कर रह गई। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगा था, फिर अपने होंठ से बहते खून को हाथ से छुआ और सर उठाकर बेयकीनी से वली को, तुमने मुझे मारा? इसकी आवाज़ में हद दर्जा हैरत थी। वली एकदम चलकर इसके ऐन सामने आ रुका था, फिर इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। नहीं, औरतों के सामने हाथ नहीं उठाता मैं। ये तुम्हें मारा नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हें जगाया है। अभी तुम नीचे जाओगे बहुत शराफत से, और अगर तुम्हारे मुंह से इस बात की भाप भी निकली तो मुझे पता है कि टांगों पर मार मार कर माजूर कैसे किया जाता है। इसके कंधे पर हाथ मारकर अनदेखी सी गर्द झाड़ी तो नफीस खोलता हुआ इसका हाथ झटक कर दरवाज़ा वाह करके बाहर की जानिब बढ़ गया। जाते जाते इसने एक काटदार निगाह अमल पर डालनी चाही, मगर वली दरमियान में खड़ा था। अमल पीछे कहीं छुप गई थी। दरवाज़ा बंद किया तो वली इसकी जानिब पलटा। वो अब तक दीवार से लगी साकित सी इसे देख रही थी। आप ठीक है? इसके पूछने पर इसने बामुश्किल सर हिलाया, मगर आंखों से आंसू बेसाख्ता गिर पड़े थे। वली ने उबलते गुस्से को बालों में हाथ फेंकर काबू किया और फिर गहरा सांस लेकर इसे देखा। ठीक है ना आप? इसने फिर से सर हिलाया था, मगर आंखों से बहते आंसू अब तेजी के साथ चेहरे पर लुढ़क रहे थे। रो क्यों रही हैं आप? बेबसी से पूछा तो अमल ने फौरन हथेलियों से गाल रगड़े। नाक और आंखें गुलाबी होकर दहक रही थीं। एक तो सुनहरे रंग का लिबास पहन रखा था और ऊपर से इसका ये रोया रोया सा हुस्न। वली ने गहरा सांस लेकर इससे रुख फेरा। कुछ नहीं हुआ, ओके, सब ठीक है। अगर ये आइंदा ऐसा करे तो मुझे बताइएगा, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। बस अब रोए नहीं, चलें आंसू साफ करें अपने। खौफजदा हुई अमल ने इसके नरमी से कहने पर खुद को संभाला। गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, मगर पता नहीं क्यों इसे रोना आए जा रहा था। अगर वली वक़्त पर ना आता तो, और वो इसके आगे सोचकर भी इसका दिल लर्ज रहा था। बीबी, वो कुछ कहते कहते रुका तो इसने सर उठाकर इसे देखा। हाँ, इसे सर उठाकर ही देखना पड़ता था। वो इससे खासा लंबा था। ये बाल इन्हें बांध लें, घर में ठीक हैं, मगर बाहर जाते हुए इनका खुला रखना ठीक नहीं है। मैं लाता हूँ किसी को, वो आपके बाल बना देंगी। इसने कहकर रुख यकदम बाहर की जानिब मोड़ा तो वो धम से बेड पर बैठी। कदमों से गोया जान खत्म हो गई थी। हाथ भी बेजान से गोद में पड़े थे और जिस्म होले होले कांप रहा था। कुछ देर बाद वली ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कांता झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई। जैन भी इनके साथ ही था। अमल ने बेयकीनी से कांता को देखा था। अमल बीबी के बाल संवार दे कांता, इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ आप दोनों का, इसने कहा और कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर की जानिब बढ़ गया। कांता पहले इसके करीब आई, फिर इसका मुरझाया सा चेहरा देखकर मुस्कुराई। आप ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो अमल। वो हंसती मुस्कुराती चहकती हुई अमल, अच्छी लगती है, चलो बैठो सिंगार में इसके आगे मैं बाल बनाऊं तुम्हारे, उठो शाबाश। इसे बाजू से पकड़कर नरमी से उठाया और फिर इसे आईने के सामने रखी कुर्सी पर बिठा दिया। वो खाली खाली नज़रों से खुद को आईने में देखे गई। कांता अब नरमी से इसके रेशमी स्याह बालों को फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में बांध रही थी और वो इसी तरह खाली दिल लिए सामने बैठी हुई थी। पता नहीं इसके इतने खुशकुन से मौक़ों पर अक्सर सब कुछ तलपट क्यों हो जाया करता था। कुछ देर बाद वो कांता के साथ ही कमरे से बाहर निकल आई। कांता ने एक हाथ से जैन को थाम रखा था और दूसरे हाथ से इसकी कोनी पकड़ रखी थी। जीनों पर आकर इसने फीका सा मुस्कुराकर इनसे अपना बाजू छुड़ाया तो इन्होंने इसे हल्का सा थपका और जैन को लिए नीचे उतर गई। इसने भी थके कदम जीनों पर रखे। सुनहरा सा लचकदार फ्राक अब फिर से जीनों को छूता इसके साथ साथ नीचे उतर रहा था। स्याह बालों को फ्रंच में गूंदने के बाद अब इसका महज धुला धुलाया सा चेहरा भी दमक रहा था। वली ने गर्दन घुमाकर इसे जीनों से उतरते देखा और फिर इतनी ही तेजी से चेहरा वापस फेर लिया। लाउंज में मेहमानों का बहुत रश हो रहा था। कुछ गाड़ियों में बैठ चुके थे और कुछ अभी रहते थे। बीजान ने अब तक अर्जुमन के साथ खड़ी बातें कर रही थी। इसे उतरता देखा तो वापस चली आई। क्या हुआ, ये बाल क्यों बांध लिए? अभी तक तो खुले रखने का इरादा था तुम्हारा। इसने बामुश्किल मुस्कुराकर इन्हें देखा, फिर एक नज़र मुड़कर स्याह कमीज शलवार में मलबूस वली को, जो कांता के साथ खड़ा जैन की किसी बात पर मुबहिम सा मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा बीजान के मुझे अपने बाल बांध लेने चाहिए, तो मैंने बांध लिए। इनकी जानिब चेहरा फेर कर कहा तो बीजान ने नासमझी से इसे देखा, फिर इसके चेहरे पर हाथ फेरा।
तुम बाल बांधो या खोलो, हर तरह प्यारी लगती हो। अच्छा अब चलो, निकलना है बस, मेहमान सारे बैठ चुके हैं गाड़ियों में और वक्त भी निकला जा रहा है। मैं ज़रा फरीद को आवाज़ दे दूं कि निकाल ले गाड़ी। इसी वक्त वली इनके पास चला आया। एक नज़र इस पर डाले बगैर बी जान की जाने मुतवज्जा हुआ। अमल ने होठ आपस में मिस किए और पलकें तेज़ी से झपकाईं। इसकी मौजूदगी इसे नर्वस कर रही थी। मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को बी जान, फरीद को रहने दें, वो मज़ीद मेहमानों को ले जाएगा। और तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? बी जान ने अबरू इकट्ठे करके यकदम पूछा तो वली हल्का सा मुस्कुराया। इसने भी एक नज़र उठाकर देखा था उसे। नहीं बी जान, मैं वापस आ जाऊंगा, फिर जब आप लोग फारिग हो जाएं तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। फरीद के साथ मत आइएगा, ठीक? इसकी नरम सी संजीदगी को बी जान ने समझ लिया था, इसलिए गहरा सांस लेकर सर हिलाया। खाना खाया तुमने? बी जान के पूछने पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। भूख बिल्कुल भी नहीं है अभी, चलें अभी देर हो रही है। किसी बात का मौका दिए बगैर इसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए और फिर मेहमानों के दरमियान से रास्ता बनाता दाखिली दरवाजे से गुजर गया। इसने भी हाथ में पकड़ी सफ़ेद बेदाग सी चादर ओढ़ी और फिर बी जान और कांता समेत बाहर निकल आई। नाजिया और अर्जुमंद इसी वक्त गाड़ी में बैठकर इनके सामने से गुजर गई थी। इसने आसपास नफीस को तलाशा मगर वो फिर इसे कहीं भी नजर नहीं आया। शायद वो वापस हवेली चला गया था। जमान हसन साहब के साथ ही निकल गए थे, इसीलिए बी जान वली के साथ वाली सीट पर बैठ गई और कांता, जैन और अमल पीछे। कुछ फासले बाद हवेली वाक़या थी। इसने रश के बायस कार बाहर ही रोक ली थी। फिर जब बहुत सी गाड़ियां पूरज में दाखिल हुईं तो इसने भी कार आगे बढ़ा दी। बी जान फौरन उतर गई थी। कांता और जैन भी इन्हीं के साथ उतर आए, मगर अमल वो जैसे ही बाहर निकलने लगी वली की आवाज़ ने इसे रोक दिया। ख्याल रखिएगा अपना, कोई भी मसला हो तो फ़ौरन मुझे इत्तला करें, ठीक? और अमल बीबी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर किसी से बात नहीं की जाती, हर कोई बातों से समझने वाला नहीं होता। कुछ लातों के भूत होते हैं, गरम हाथ खाए बगैर बात दिमाग में नहीं घुसती इनके। अगर आइंदा कभी भी कोई भी इंसान आपको परेशान करे या फिर आपको कोई काम हो, कोई सा भी, कानूनी या गैर कानूनी, आप मेरे पास आएंगी, मुझे कहेंगी सब कुछ, चाहे फिर अलल सुबह हो या रात का आखिरी पहर। मेरे या फिर सरदार बाबा के अलावा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक? और एक बात और, वो जो धीमी सी सर्द आवाज़ में सामने लगे शीशे के पार देखता कह रहा था, रुक सा गया। वो तो सांस रोके इसे सुन रही थी। कोई और वक्त होता तो वो इन सब बातों पर हंस देती या फिर इसकी इतनी परवाह करने पर इसका दिल फड़फड़ा जाता, मगर अभी इसके साथ बैठने से इसका दम निकल रहा था। ये बाल इन्हें ऐसे ही बांध कर निकला करें घर से। इसने बामुश्किल आंखें झपकाकर आंसू पीछे धकेले और फिर गाड़ी से निकल आई। वो वहीं जा खड़ी हुई थी जहाँ से चली थी। जितनी मुश्किलों से इसने अपने और वली के दरमियान खड़ी बर्फ सी दीवारों को गिराया था, वो इतनी ही तेजी से इन दोनों के दरमियान फिर से आ खड़ी हुई थी। इसकी बेपनाह झिझक फिर से ऊद आई थी और अब इसके सामने बात करना भी इसके लिए फिर से मुहाल होने लगा था। वली ने इसे पूरे से अंदर तक जाते देखा और फिर गाड़ी वहां से निकाल लाया। रास्ते अब तक वैसे ही सुनसान पड़े थे। वापसी पर अपनी कार पोरच में खड़ी करने के बाद वो सब्जाजार पर बने दरमियानी दरवाजे से हसन अहमद की हवेली के अंदर बढ़ा। इसका चेहरा हद दर्जा सपाट था और नस्वारी आंखें गुस्से से दहक रही थी। गर्दन के गिर्द लिपटी शाल को इसने हाथ से खींचकर उतारा और फिर लाउंज में आकर एक सोफे पर शाल डाल दी। सारी हवेली सुनसान पड़ी थी, यख बर्फ सी। इसने हिफ्ज किए हुए नक्शे के तहत जीने तेजी से फलांगे और किसी भी दिक्कत के बगैर नफीस के कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खोला। वो जो बेड पर बैठा अपने घुटने पर आए जख्म को पट्टी से लपेट रहा था, बेयकीनी से सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। सब घर वाले तो जा चुके थे, फिर अब और वली को दरवाजे में देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। जब वो दोबारा अपनी तरफ के सब्जाजार की तरफ बढ़ा तो भूरी शाल इसके एक हाथ में थी और दोनों हाथों के ऊपर जिल्द फटी हुई थी। फटी जिल्द से निकला खून वहीं जम गया था, मगर वहां दर्द किसे होना था। कमरे में आकर इसने शाल एक जानिब डाली और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अपने कमरे में मौजूद नफीस जमीन पर कराता हुआ लौट रहा था। इसके चेहरे पर जा बजा ताज़ा जख्मों के निशान थे और पसलियों पर पड़े जोरदार मुक्के से इसकी पसलियां लगता था अब दर्द से टूट जाएंगी।
गर्म पानी का शावर लेकर इसकी तबीयत से फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हद तक छट गई थी। नम बालों को इसने सर हिलाकर झटका और फिर धुले बालों को तौलिए से रगड़ता वो शीशे के सामने आ खड़ा हुआ। इसी पहर इसका फ़ोन बजा था। नंबर देखकर इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। शख्स से चेहरे पर यकदम नरमी उभरी थी। फ़ोन कान से लगाकर इसने आगे वाले की बात सुनी तो एक पल के लिए सारा वजूद सुन पड़ गया। करम, क्या हुआ करम को? इसकी खौफज़दा सी आवाज़ निकली थी और फिर लम्हों में इसके जहन में झमाका सा हुआ। आसपास स्याह तारीख सुरंग फैल गई, सब कुछ धुंधला गया और अगर कुछ बाकी रह गया था तो वो करम की आवाज़ थी। मेरी आपा को उन्होंने मार कर एक सुरंग में डाल दिया था। बेतहाशा तेज़ होते तनफ्फुस की परवाह किए बगैर इसने ड्रेसिंग टेबल से चाबियां झपटी और बाहर की जानिब भागा। इसका दिल खौफ से सुकड़ रहा था। तेज़ी से ड्राइव करता वो इसी तारीख सुरंग की जानिब बढ़ रहा था जिसमें कभी इसे मारकर डाला गया था। नहीं अल्लाह, अब नहीं। इसके लब मुसलसल बड़बड़ा रहे थे, ऊपर वाले से इल्तिजा कर रहे थे कि बस अब और नहीं। अब इसमें और किसी का कत्ल देखने की हिम्मत नहीं थी। नहीं, अब और जुल्म नहीं, मगर एक अनजाना सा खौफ था जिससे इसका जिस्म सुन पड़ता जा रहा था। दिल बंद हो रहा था और होंठ बेतहाशा लरज रहे थे। इसकी गाड़ी एक झटके से सुरंग के पास रुकी और वो इससे भी ज़्यादा तेज़ी से कार से निकलकर अंदर सुरंग की जानिब भागा। सुरंग तारीख थी, बेतहाशा तारीख, स्याह और यख, मगर किसी की हिचकियों की आवाज़ से इसका दिल पल भर कर सुकड़ कर फैला था। हाँ, वो करम ही था। खून में लथपथ हाथों से गहरे जख्म को दबाकर खून रोकने की नाकाम कोशिश करता करम। वो भागकर इसके पास पहुंचा। करम बुरी तरह कांप रहा था। खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से इसकी जान अब ख़त्म होने को थी। ये कैसे हुआ करम? चलो तुम्हें अस्पताल लेकर चलूं। इसे आगे बढ़कर उठाने लगा मगर इसने उसे रोक दिया। नहीं वली सरकार, मेरा वक़्त आ गया है। अब कुछ नहीं कर सकता कोई भी। मैंने फूलती सांसों के दरमियान इसने कहा था। वली ने इसके ज़ख्म को अपने हाथों से दबाया हुआ था जिसकी वजह से इसके अपने हाथ भी खून से भर गए थे। अपनी आपा का बदला लेने की कोशिश की मगर मैं नहीं कर सका। वो शायद रो रहा था। वली की आंखें तकलीफ से जलने लगीं। घुटनों के बल बैठा वो तकरीबन इस पर झुका हुआ था और इसकी बात सुनने की कोशिश कर रहा था। सरकार, मेरा बदला इनसे ज़रूर लीजिएगा। और बस इसका कांपता वजूद यकदम से रुक गया। वली की आंखें साकित हो गई थीं। इसने इसे खौफज़दा होकर हिलाया था। करम उठो करम, बात करो मुझसे करम। वो आखिर में चीखा था। आंसू बेतहाशा इसके गालों पर लुढ़क रहे थे और दिल इतना जख्मी हो गया था कि हद नहीं। आसमान से यकदम एक बूंद गिरी और फिर तड़तड़ा कर बौछार शुरू हो गई। सारा गांव सर्दी की बेतहाशा यख बौछार में नहा गया। करम उठो करम, मेरी बात सुनो करम। खून में लथपथ हाथों से इसने इसका चेहरा थपथपाया मगर करम अगर उठ सकता तो फिर आखिर गम ही किस बात का था। वो बेसाख्ता इसके साथ बैठ गया। इसका हाथ अपने हाथों में लेकर इसने पेशानी पर इसका हाथ रखा और फिर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। इसके अंदर तकलीफ का एक समुंदर था जो बेकाबू होने लगा था। मैं जब मर जाऊंगा ना सरकार, तो ऊपर वाले से ज़रूर पूछूंगा कि वो इतने जुल्म पर खामोश क्यों रहा। मैं पूछूंगा उससे, मुझे बड़े शिकवे हैं। स्याह सुरंग में इसकी आवाज़ गूंजने लगी थी। वली अब तक इसके पास बैठा रो रहा था और इसने देर कर दी। अगर वह वक़्त पर पहुंच जाता तो इसे बचा लेता। एक पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह हो गई। अभी तो इसकी आपा ने अपना फूलों सा घर बसाना था। अभी तो करम को अपने वालिदैन का सहारा बनना था। अभी तो इसे बूढ़े बाप की उम्र भर की कमाई इसे लुटानी थी। मगर ख़त्म। एक झटके में हाशिम ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तारीख सुरंग में अब सिर्फ वली की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। इसके आंसू करम के चेहरे पर लुढ़क रहे थे मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। इस जुल्म पर तो आसमान भी रो रहा था और ज़मीन के मुर्दों की दुहाई दूर तक सुनाई देती थी। मगर हाँ, जिसने ये जुल्म किया था वो हाशिम ने जूस का गिलास हसन शाह के गिलास से टकराया और फिर इत्मीनान से गिलास लबों को लगा लिया। इसके वजूद में आजकल अजीब सी सरशारी फैली हुई थी क्योंकि इसके रास्ते के सारे पत्थर अब एक एक करके हटते जा रहे थे। पहले वली और अब ये करम। इसने हंसकर सर झटका और फिर से खाली गिलास सलीब पर रखा।
दूसरी जानिब वली अब तक सर झुकाए रो रहा था। इसके हाथ से सब कुछ रेत की तरफ फिसलता जा रहा था, सब कुछ। अमल सारा वक्त कांता के साथ थी। ना इसने आगे बढ़कर दुल्हनों की रस्म की और ना ही किसी और काम में दिलचस्पी ली। वो एक जानिब खामोशी से कांता के साथ बैठी रही थी। कांता ने इसका दबकता चेहरा देखा और फिर सोफे पर जरा आगे होकर बैठी। फिर इसके गोद में रखे हाथों में से एक हाथ पकड़कर अपने नरम से हाथ में कैद किया तो अमल चौंकी। जो हो गया उसे भूल जाओ, कांता ने बहुत नरमी से कहा था। इसका गला दुखने लगा। आंसू बहुत देर से रोक रखे थे, जिसकी वजह से दर्द अब अंदर ही अंदर घुर रहा था। इसकी आंखें गुलाबी पड़ने लगीं। मैं ठीक हूँ, इसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। ज़रूर, मगर कांता के हाथ से अपना हाथ नहीं निकाला। इसके लम्स से पता नहीं क्यों इसे वली के एहसास की खुशबू आया करती थी। शायद हम जिस इंसान के भी करीब होते हैं, इसी की खुशबू, इसी के लम्स के एहसास, इसका अंदाज, सब कुछ हमारे अंदर गैर महसूस तरीके से उतरता जाता है। कांता को भी अंदाज़ा नहीं था कि अमल को इसे देखकर वली की मौजूदगी का एहसास होता था। वो बिना किसी ताल्लुक के इससे 2 ही मुलाकातों में करीब हो गई थी। लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रही। इन्होंने नरमी से मुस्कुराकर इसके जवाब की नफी की तो इसकी आंखें चमकने लगी। बिल्कुल वली का सा अंदाज था। आहिस्ता से इसकी आंखें पढ़कर इसके जुमलों का इनकार करने वाला अंदाज। मैं डर गई थी। इसने झुका चेहरा उठाकर कांता को बराह रास्त देखने से परहेज किया। लाउंज के इस तरफ सोफों पर खवातीन का रश खासा कम था, क्योंकि रस्म का एहतमाम बाहर सब्जा पर किया गया था। यहाँ लाउंज तक भी मेहमानों के शोर की दबी दबी आवाज़ आ रही थी। मैंने हमेशा खुद को आम लड़कियों से ऊंचा समझा, हमेशा खुद की इज्जत की और दूसरों से करवाई। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं। मैं गलत जगह पर कही गई गलत बात को और गलत बात करने वाले को रोक सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे लफ्ज़ों की ठोकरों से सब कुछ उड़ाना आता है तो मैं एक आम दब्बू और अंधी बहरी लड़की से कदरे मुख्तलिफ हूँ। काबिले इज्जत किसी को भी मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं। और यकीन करें कांता, मैंने कभी भी किसी को खुद पर बोलने नहीं दिया। लोग अगर कोई नाजेबा बात कर भी जाते हैं तो मैं इन्हें इसी वक्त रोक देती हूँ। मगर आज इसने गीली सांस अंदर को खींची। कांता नरमी से इसे देख रही थी। आज इसने मुझसे कहा कि हर किसी से बात नहीं की जाती, हर कोई बात से समझने वाला नहीं होता। वो इतनी जल्दी समझ गया और मैं सारी ज़िंदगी से इस इल्ज़ाम में हूँ कि मैं अपने लफ्ज़ों से कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी रोक सकती हूँ, किसी को भी अंजाम तक पहुँचा सकती हूँ। मगर मैं गलत थी कांता, मैं तो कमज़ोर सी लड़की हूँ। आज जब नफीस ने मुझसे बदतमीज़ी की तो मैं इसे रोक नहीं पाई, और अगर वली नहीं आता तो पता नहीं। इसकी आवाज़ आखिर में खौफ से कांपी तो कांता ने नरमी से इसका हाथ दबाया। वो कभी तन्हा नहीं करेगा तुम्हें, डरो नहीं, खौफज़दा मत हो। तुम अब भी एक बहादुर हक बात करने वाली लड़की हो। तुमने जो इस वक्त इस लड़के से कहा था तो ये भी हिम्मत थी तुम्हारी। बाज़ लड़कियां तो इतना भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। तुमने इसकी आंखों में आंखें डालकर इसकी बातों का जवाब दिया, बहुत अच्छा किया। हम औरतें, हमारे पास इन लफ्ज़ों के अलावा और है क्या अमल? हमारे पास हमारी आवाज़ है, हमारे अल्फाज हैं, हमारा वक़ार है। अगर हम हाथ से मुकाबला नहीं कर सकती तो क्या हुआ? ये हमारे मर्द किस लिए हैं? ये मुकाबला करेंगे हमारे लिए हाथों से। मगर हम अपनी ज़बानों से मुकाबला करती हैं, अपने दलाइल से, अपने तरीक़ेकार से। तुम इसे हल्का मत लो अमल। अदालतों में लोगों के सामने खड़े होकर जब हम जैसी औरतें मजबूत दलाइल देती हैं तो बड़े बड़े मुजरिम सिर्फ हमारी आवाज़ की वजह से सूली चढ़ते हैं। जानती हो, इब्ने सफ़ी कहा करते थे कि औरत ताकतवर होती है, इतनी ताकतवर के मर्द पैदा करती है। कांता के नर्म मगर मजबूत लफ्ज़ों से बिखरती सी अमल को ढारस मिली थी। इसका दिल जो खौफ से सिकुड़ रहा था यकदम ही शांत हो गया। वली मुझसे बहुत नाराज़ होगा कांता। कुछ देर बाद इसने फिर कहा तो वो मुस्कुराई। तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर क्यों नाराज़ होगा वो तुमसे? वो ऐसे बिला वजह नाराज़ नहीं होता, तुम परेशान मत हो। मगर फिर भी मुझे नहीं पता वो क्यों अजीब सा लग रहा है कुछ दिनों से। अजीब सा खामोश, बहुत भयानक सी खामोशी है इसकी। जैसे जैसे बस हर पल दिमाग में जमा तफरीक कर रहा हो, हर वक्त अपने अहदाफ तय कर रहा हो, बस हर वक्त बेसुकूनी की हालत में हो। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो ठीक हो गया था, मगर अब फिर से वो वैसा ही बनता जा रहा है जैसे पहले था। मुझे अब खौफ आ रहा है इससे। कांता ने इसकी बात पर आहिस्ता से सर हिलाया। ये सब तो इससे भी बहुत वक्त से महसूस हो रहा था। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा वो काफ़ी दिनों से। खैर, हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ के? पूछो तो कुछ बताता भी नहीं।
सब कुछ अंदर ही अंदर पार रखा है इसे ने। अल्लाह बस हिफाजत करे इसकी। कांता ने कहकर इसका हाथ थपथपाया और फिर नरमी से छोड़ दिया। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। इनकी इस तसल्ली पर इसने गहरा सांस लिया और फिर साथ बैठे जैन के बालों में हाथ फेरा। इसी पल बाहर से अजीब अफरा तफरी की सी आवाज़ें आईं तो दोनों ने बेयक वक्त पलट कर बाहर की जानिब देखा। बाहर तेज़ी से बौछार बरसने लगी थी और लोग अब अंदर की जानिब भागते आ रहे थे। सारी रात इसने किस तरह गुजारी कुछ याद ना पड़ता था। पहले वो इसे अस्पताल लेकर गया, फिर इसने पुलिस को कॉल की। सुरंग के आसपास अब बहुत से एहलकार खड़े जांच पड़ताल कर रहे थे। क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं थी। फिर पहले करम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर सारी कार्रवाई के बाद इसे इसके घर भेज दिया गया। वली जानता था कि इस सारी तगोदो का कोई फ़ायदा नहीं। हाशिम की एक कॉल पर पुलिस को पीछे हटना पड़ेगा और फिर करम का केस फाइलों में बंद करके शेल्फ के सबसे पिछले हिस्से में रख दिया जाएगा। 2-3 दिन के बाद करम किसी को याद भी नहीं होगा और दुनिया एक बार फिर से अपने कारवां की जानिब जारी रहेगी। 2 दिनों की मुसलसल बेख्वाबी और फिर अपनी आंखों के सामने करम के गर्म वजूद को ठंडा पड़ता देखकर इसे फिर से वही धकेल दिया गया था जहां से इसने अपना सफ़र शुरू किया था। सब कुछ वहीं चला गया था, इसी तारीख कबाड़ खाने के आसपास। सरदार बाबा को इसने फ़ोन करके कह दिया था कि वो 2 दिन घर नहीं आएगा किसी ज़रूरी काम की वजह से, और इसके लहजे में ऐसा कुछ था कि ज़मान ने मज़ीद इसे कुरेदना मुनासिब ना समझा। करम को जब गुस्ल देकर सैन में बिछी चारपाई पर लाकर डाला गया तो सारा गांव इसके माँ बाप की दिल दोस्त चीखों से गूंज उठा। हर एक की आंख अश्कवार थी और हर के दिल से आहें निकल रही थी। सब ऐसे अंजाम से पनाह तलब कर रहे थे, मगर वली वो इन सब को खाली खाली नज़रों से देखे गया। दिल इतना वीरान था कि हद नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ एक बार फिर राख का ढेर बनता जा रहा था। जनाजा उठाने का वक़्त आया तो इसने इसे कंधा दिया और फिर मुसलसल कब्रिस्तान तक इसने किसी को भी अपनी जगह पर कंधा नहीं देने दिया। करम का बाप पीछे पीछे रोता हुआ आ रहा था। इसमें इतनी सिकत नहीं थी कि वो अपने जवान बेटे का जनाजा इन नातवा कंधों पर उठा सकता। सारे रास्ते लोग इसकी आहो बका से लरज रहे थे, मगर किसी ने इसे रोने से नहीं रोका, क्योंकि ना तो किसी के पास वो लफ्ज़ थे जिससे इसकी तसल्ली दी जाती और ना ही ऐसा दिल कि इस बूढ़े बाप के आंसू बर्दाश्त किए जाते। कब्रिस्तान पहुंचकर इसे लहद में उतारते इसने एक आखिरी बार इसका नौ उम्र पुरकशिश सा चेहरा देखा और फिर इसे अंदर उतार दिया। कब्र पर मिट्टी डालने के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने लगे। वो खामोशी से इसकी कब्र को देखे गया। इसकी आंखें गुलाबी थी और चेहरा स्पाट सर्द सा। चंद पल उस दिन चढ़ी धूप में इसकी ताज़ा कब्र को देखे गया और फिर इससे एक वादा लेता पलट आया। तुम देखना करम, मैं इनका क्या हाल करता हूँ। गाड़ी हवेली की जानिब दौड़ाते हुए मुस्तकिल एक ही बात दोहराई जा रहा था। वली अहमद कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, हरगिज़ भी नहीं। वो हवेली में दाखिल हुआ तो दोपहर की मखसूस चहल पहल थी। 2 दिन वो घर से बाहर रहा तो इससे अंदाज़ा नहीं हुआ कि जितने वक्त वो बाहर रहा इन्हीं दिनों मेहंदी और बारात थी जो इसकी गैर मौजूदगी में गुजर चुकी थी, और अब 1 दिन के वक्फे के बाद शायद वलीमा रखा गया था। इसका दिमाग इतना थका हुआ था और सर इतना दुख रहा था कि कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि क्या तारीख थी और किस दिन की थी। सबसे पहले बीजान की नज़र इस पर पड़ी तो वो इस तरफ आई। काम हो गया तुम्हारा? जी बीजान, इसने बामुश्किल कहा तो आवाज़ बैठी हुई थी। 2 दिन की मुसलसल खामोशी से इसका गला अजीब सा हो रहा था, मगर कुछ था जो बीजान को ठटका गया था। इन्होंने इसके चेहरे पर हाथ फेरा और फिर बेयकीनी से इसे देखा। इतना तेज़ बुखार वली, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है और तुम बाहर काम कर रहे हो। खुदाया, बैठो इधर आकर, आओ इधर। वो मना करना चाह रहा था मगर फिर भी बीच जाने से हाथ से पकड़कर लाउंज में ले आई। इसी पल ज़मान ज़ीनों से उतरते नजर आए। अमल भी इनके साथ ही थी। वली को देखकर चौंक गए। ज़मान, ज़रा देखें इसे कितना शदीद बुखार हो रहा है। अपना जो ज़रा ख्याल कर ले ये लड़का। नूरा जा वली के लिए खाना लगा, पता नहीं कब से खाना नहीं खाया इसने। ज़मान भी परेशानी के साथ इसके साथ आ बैठे थे और अब बार बार इसकी पेशानी पर अपने हाथ की पूंछ रख कर देख रहे थे। इतना बुखार कैसे हो गया वली, कहाँ थे तुम? इनकी परेशान सी आवाज़ पर इसने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक हूँ सरदार बाबा, बस हल्का सा बुखार है। हल्का सा? बीजान ने खफगी से इसे टोका था तो अब कि वो बिल्कुल खामोश सा होकर बैठ गया। अमल का दिल भी एकदम से बहुत परेशान हो गया था, मगर अभी इसके सामने ऐसे जाना इसने धड़कते दिल से जीने अबूर किए और फिर लाउंज में चली आई।
एक नज़र इसे देखा और फिर किचन की जाने मुड़ गई। दुल्हनों के घर से आया ढेरों ढेर नाश्ता अब तक वैसे ही पड़ा था, मगर नूरा वली के लिए ताज़ा खाना निकाल रही थी। इसने भी आगे बढ़कर इसका हाथ बटाया। खाना खाओ और दवाई लेकर अपने कमरे में आराम करो जाकर। खबरदार जो अब किसी भी काम के लिए बाहर निकले तुम। सरदार बाबा इस पर बरहम नहीं होते थे, मगर अभी इसकी ऐसी लापरवाही पर इनका गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा था। मैं ठीक हूँ सरदार बाबा, बस ये वली अहमद जो मैंने कह दिया वो तुमने सुन लिया। और फिर वली ने आगे से कुछ भी नहीं कहा। खामोशी से हाथ धोए, खाना जहर मार किया और फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर चत लेट गया। आंखें मूंदी मगर फिर भी घबरा कर खोल दी। हर जानिब करम की आवाज़ गूंज रही थी और हर तरफ इसके रोने की आवाज़ें थी। इसका खून में लथपथ जिस्म, बरसती बारिश, ठंडे गोश्त की बू और बेख्तियार बिस्तर पर उठ बैठा। इसका सांस ऊपर नीचे हो रहा था और दिल की करवटें बदल रहा था। इसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया, चंद पल वैसे ही बैठा रहा, फिर गहरा सांस लेकर बिस्तर पर लेट गया। सुर्ख नसवारी आंखें अब फिर से छत को तक रही थीं। अमल गुमसुम सी बीजान को तक रही थी। अचानक इसे एहसास हुआ कि बीजान इसे पुकार रही हैं। अमल, अब कि इन्होंने इसके आगे अपना हाथ लहराया तो वो यकदम जागी। इनका चेहरा देखा, वो इसकी गायब दिमागी पर बगौर इसे देख रही थी। इसने खजल होकर शानों पर धरा दुपट्टा ख्वाह ठीक किया था। जी बीजान, तुम कहाँ गुम हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ तुम्हें, हद हो गई है। इतनी सी उम्र में इतना गुमसुम बैठना मुझे तो नहीं समझ आ रहा। वो अबके से डांट रही थी, मगर इसका दिमाग अब भी यहाँ नहीं था और दिल तो अरसे से वली का होकर रह गया था। सॉरी बीजान, इसने आहिस्ता से कहा। अच्छा अब छोड़ो ये सब, जाओ जाकर देखो कहीं शाजिया और अमीना को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अभी अभी आई हैं वो माँ के घर से, तो तुम जाकर इनसे बातचीत करो, हाल अहवाल लो इनका। मैं देख रही हूँ कि जब से वो दोनों रुखसत होकर आए हैं तुमने एक दफ़ा भी इनके साथ ठीक से बात नहीं की। ये तरीका बहुत गलत है बेटे। वो दोनों अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं। इनको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो गैरों के घर आई हों। जाओ अब उठो। इसका दिल चाह रहा था कि बस अपने कमरे में सर मुंह लपेटे लेटी रहे, किसी से कोई बात ना करे और ना कोई इससे बात बराए बात करे, मगर नहीं। पाकिस्तान में अभी पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज़ ईजाद नहीं हुई। इंसान किसी भी हाल में हो, ख्वामख्वाह सबसे हंसकर बात करना लाजमी है। इसने बोझल होते दिल के साथ कुशन सोफे पर रखा और फिर दुपट्टा कंधों पर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। निसार और बख्तियार दोनों का कमरा जीनों के उस पार था। इसने गहरा सांस लिया और फिर खुद को बिला वजह मुस्कुराने के लिए तैयार करने लगी। इसे पता था कि ना तो शाजिया से पसंद करती है और ना ही अमीना। दोनों का खिंचा सा रवैया इसे हमेशा से इन दोनों से एक फासले पर ले आया था और ये तो तय ही था कि वो इनसे कभी बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दोनों थी निगार बेगम की बेटियाँ, तीखे तरार जुमले बोलने वाली, और ऐसे लोगों से तो इसकी वैसे भी कभी भी नहीं बनी थी। इसने दरवाजे के पार रुक कर एक पल को रुख वली के कमरे की जानिब फेरा। दरवाज़ा बंद था और वो शायद सो रहा हो अंदर। क्या वो ज़्यादा गुस्सा होगा मुझ पर? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। पता नहीं फिर क्यों अजीब सा डर लग रहा है। वो खुद बात क्यों नहीं करता आखिर? और वो 2 दिनों से कहाँ था वो? ओफो अमल, अभी इन बातों को छोड़ो। इसने सर झटक कर पहले गहरा सांस लिया और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए दरवाज़ा खटखटाया और फिर अंदर दाखिल हुई। शाजिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में बुरश चला रही थी और बख्तियार वाशरूम में था। इसे अंदर जाता देखकर इसके चलते हाथ रुके थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इसने मुस्कुराकर सलाम किया तो शाजिया भी मुस्कुरा दी, फिर यूं ही बालों को चुटिया में गूंदने लगी। वालेकुम सलाम। आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? वैसे ख्याल आ गया तुम्हें इतने दिनों में मुझे सलाम करने का। हस्बे आदत इसका तंज शुरू हो चुका था, मगर अमल ने कमाले ज़ब्त से मुस्कुराकर इसके लहजे को नज़रअंदाज किया। सॉरी भाभी, दरअसल इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही थी, इसीलिए मैं सलाम नहीं कर सकी आपसे और ना हाल पूछा। आप बताएं कैसी हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं आपको? इसने बहुत सहूलत से कहकर इसका अक्स आईने में देखा। वो अब चुटिया के छोटे हुए बालों पर बुरश फेंक कर इन्हें पीछे फेंक रही थी और हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ हर पल इसकी जुम्बश पर बज रही थी। बिलाशुबा वो नई दुल्हन ही लग रही थी। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही कह दूंगी। और हाँ, ज़ाहिर है नया घर है, अपने घर से तो खासा मुख्तलिफ, तो कुछ वक्त लगेगा मुझे यहाँ ठीक तरह से रहने में। खैर तुम बताओ, तबीयत को क्या हुआ? वो अब केस की जाने मुड़ी तो अमल मुस्कुराई। कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा सा बुखार था और सर पर बोझ। अब ठीक हूँ।
वो अब तक वहीं दरवाजे में खड़ी थी। कुछ था जो इससे अनकंफर्टेबल कर रहा था, मगर अभी यूं इस तरह से जाना दुरुस्त नहीं था, सो वो भी जमकर खड़ी रही। खैर, अब शादी की झंझटों में तो तबीयत अक्सर ख़राब हो ही जाती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। वैसे ये वली कहाँ है? जब से मैं आई हूँ तब से नज़र ही नहीं आ रहा। वो बेड पर बैठी अपने सूट का दुपट्टा उठाकर शानों पर फैला रही थी। अमल गड़बड़ाई। जी, पता नहीं, वो सारा दिन बाहर ही होता है भाभी, और इसकी मसरूफियत को तो सिर्फ बी जान या फिर बाबा ही जानते हैं। अगर कहीं शहर वगैरह जाना होता है तो वो बाबा को बता देता है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। अच्छा। एक जू मायनी सी मुस्कुराहट ने छुआ था शाजिया के लबों को। अमल ने बेचैन सी सांस खारिज की। ये औरत इसे मुसलसल गैर आरामदा कर रही थी। मैंने तो सुना था कि तुम वली से खासी बेतकल्लुफ हो, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो खबर होगी ही। अमल को अपना चेहरा सफ़ेद पड़ता लगा। इसने गला खंकाकर बामुश्किल चंद लफ्ज़ कहे थे। कहाँ से सुना है आपने? मुझे तो अम्मी ने बताया था। इन्हें शायद अर्जुमन चच्ची ने बताया हो, और अर्जुमन चच्ची को शायद नाजिया ने। क्यों? क्या तुम इससे बेतकल्लुफ नहीं हो? इसी वक्त बालों को तौलिए से रगड़ता बख्तियार वॉशरूम से बाहर निकला तो इसे लगा अब तो इससे कोई बात नहीं की जाएगी, मगर फिर भी इसने कमज़ोर सी आवाज़ में खुद को कहते सुना, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। जिसने भी कहा है इसे शायद कोई गलतफहमी हुई हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप आराम करें। और अगले ही पल वो कमरे से बाहर थी। शाजिया ने जू मानी अंदाज में दुपट्टे का पल्लू लेकर सर पर डाला और फिर मुस्कुराकर सिंगार आईने के सामने खड़े बख्तियार को देखा। चलो, कुछ तो इसके हाथ भी लगा अमल के खिलाफ, और शोहर तो पहले ही इसकी मुट्ठी में था। इधर वो इसके मामलात में अपनी नाक कड़ाए और इधर वो इसको नाको चने चबवाए दे। गहरी होती शाम में अजब सी हबस थी और महसूस होता था कि बहुत गर्मी है। वो इसके कमरे से बाहर निकली तो कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल खौफ से सिकुड़कर फैल रहा था। नाजिया ने इतने सब लोगों को अपनी तरफ से उल्टी सीधी बातें बता दी और वो इधर मज़े से बैठी रही। अगर जो ये बात बीजान बाबा या फिर बख्तियार भाजी को पता चली तो वो तो इसका कत्ल ही कर देंगे। बेख्तियार इसे रोना आया था। दिल संभाल कर इसने जैसे कदम आगे बढ़ाए वली अपने कमरे से निकला। सुबह के बरक्स खासा बेहतर धुले बालों को पीछे जमाए वो शायद अभी अभी शावर लेकर आया था। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और फिर जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो इसकी नज़र अमल पर पड़ी। कुछ था कि वो ठटक कर रह गया। एक पल को आंखें सुखाकर कर इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। अमल इसके ऐसे देखने पर गड़बड़ाई थी और इससे पहले कि वो पूछ लेता कि मसला क्या है, वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसने फौरन अपने कदम जीनों की जानिब फेरे और फिर पीछे देखे बगैर ऊपर भागती गई। वली बगौर इसे जाता देख रहा था। इसने अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और चंद पल वहीं दरवाजे से लगी खड़ी रही। इसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। क्या नाजिया कम थी जो अब इसे यूं इस तरह ब्लैकमेल करने के लिए शाजिया भी आ गई थी? और अगर ये बात शाजिया को पता है तो ज़ाहिर है मीना को भी पता होगी। हाँ, इसके दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। मगरिब की अज़ानें गूंजी तो इसने अपना रुख वॉशरूम की जानिब फेरा। एक ही हल नज़र आ रहा था अभी तो। वली ने चंद पल इसके कमरे के बंद दरवाजे को देखा और फिर सोचती नज़रें दूसरी सिमत फेर ली। अब कि इसकी नज़रें बख्तियार के कमरे की दरवाजे पर टिक गई थी, फिर वो सर झटकता आगे बढ़ गया। वो वज़ू बनाकर आस्तीनें कलाइयों पर बराबर करती सिंगार आईने तक आई। एक नज़र खुद को आईने में देखा। इसकी चुटिया से निकली गीली लिटें मोमी चेहरे पर चिपकी हुई थी और शहद रंग आंखें उदासी की जद में थी। सोफे से दुपट्टा उठाकर इसने चेहरे के गिर्द बांधा। फिर कुछ याद आने पर एक लम्हे को मुड़ी। ठीक है ना आप? किसी की आवाज़ गूंजी थी इसके कानों में। दो आंसू लुढ़क कर इसके गालों पर फिसले। होंठ लरजने लगे थे और तैरती सांसें कांपने लगी थी। हमारी कहानी इतनी मुश्किल क्यों है वली? मैंने तो मोहब्बत की है आपसे। क्या ये इतना बड़ा जुर्म है? और आप? इसने अपने आंसू रगड़े थे। गीली सांस अंदर को खींची। आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। देखें लोगों के कैसे कैसे सवालों के जवाब दे रही हूँ मैं। क्यों मुझे तन्हा कर देते हैं आप हमेशा? क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसे? आंसू अब मुतवातर बहने लगे थे। दिल जख्मी होने लगा था और याद के पर्दे पर इसका चेहरा फिर से चमकने लगा था। इसने आंखें चंद पल के लिए बंद की। गरम गरम आंसू रुखसार पर फिसलने लगे थे।
ہوپفلی آپ نے آج کی ایپیسوڈ انجوائے کی ہوگی، اور اسٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے، ناول آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں، کامنٹ میں اپنی قیمتی آرا کا اظہار کریں. I'll be waiting for you guys. اور کوئی بھی ناول کی ریکویسٹ ہے، حکم آپ لوگ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی پسند کا ناول اپلوڈ کریں. سو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.